नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। BPS 6 to 8 के लिए फिर से एक बार सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अगर इसमें पढ़ा जाए तो शुद्ध पदार्थों में क्या होता है, केवल एक प्रकार के कण पाए जाते हैं और शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान रहता है। ठीक है, यानी शुद्ध पदार्थ जो होंगे उसमें एक ही प्रकार के समान प्रकार के कण होंगे और उसका मान हर जगह क्या होगा, समान होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा। ठीक है, आगे की ओर चलें तो आगे की ओर हम देखेंगे कि लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। संचारण तथा एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भी है। दूसरा ऑप्शन है विलयन तथा एक भौतिक परिवर्तन है। सी ऑप्शन है संचारण तथा एक रासायनिक परिवर्तन है और डी ऑप्शन है विलयन तथा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो लोहे से बनी वस्तु में क्या होता है, पहली चीज तो संचारण की प्रक्रिया होती है और यह कैसी प्रक्रिया है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रकार से ऑप्शन 2 आपका सही जवाब है। आगे की ओर चलें तीसरे क्वेश्चन की ओर। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण है। तो सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिश्रण होगा वो क्या दिखाएगा, टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है। ठीक है, और मिश्रण कैसा है, मिश्रण होगा समांगी। कैसा मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण होगा। इसलिए ऑप्शन डी सही होता है कि सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिश्रण है समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलें कि आयोडीन का टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है। तो आयोडीन का टिंचर बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें मिलाना पड़ेगा अल्कोहल में आयोडीन। अगर अल्कोहल में आयोडीन मिला दें तो टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे की ओर चलें, निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं। पहला ऑप्शन बर्फ, दूसरा लकड़ी, थर्ड है मृदा और चौथा है वायु। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि आपका जो बर्फ होगा वो कैसा है, समांगी प्रकृति का है और वायु जो है कैसा है, समांगी प्रकृति का मिश्रण है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे की ओर चलें, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं। तो लौह धातु का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लौह क्षण को मोड़ना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और लौह धातु का एक तार खींचना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा होगा, तो रासायनिक परिवर्तन होगा आपका लकड़ी का क्षरण होना। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और लकड़ी का दहन भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन लकड़ी का क्षरण भी सही है, लकड़ी का दहन भी सही है। इसलिए आपको ऑप्शन जो सही होगा पहला ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अपक्रिया अनुसार दो पदार्थ ए तथा बी अपक्रिया कर तृतीय पदार्थ A2B बनाते हैं और अपक्रिया होती है 2A + B, रिजल्टेंट A2B। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस संदर्भ अपक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है उत्पाद A2B पदार्थ A तथा B के गुण प्रदर्शित करता है। सेकंड है उत्पाद का सदैव एक निश्चित संगठन होता है। इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का बना उत्पाद एक तत्व है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो अपक्रिया हो रही है उस अपक्रिया में उत्पाद A2B पदार्थ A तथा B दोनों के गुण को प्रदर्शित करेंगे। और तीसरा ऑप्शन है कि इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता और इस प्रकार का जो उत्पाद बनता है वो क्या कहलाता है, तत्व। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी।
आगे की ओर चलें। दो रासायनिक स्पीशीज एक्स तथा वाई आपस में संयुक्त होकर उत्पाद बनाती हैं, जिसमें दो एक्स तथा वाई दोनों उपस्थित हैं। तो एक्स प्लस वाई रिजल्टेंट उत्पाद क्या बनाएगी? पी। तो एक्स तथा वाई को सरल रासायनिक अपक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स वाई तथा पी स्पीशीज के संदर्भ में सत्य है? पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि पी एक यौगिक है। दूसरा ऑप्शन कहा जा रहा है एक्स तथा वाई यौगिक है। तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है एक्स तथा वाई तत्व हैं। चौथा ऑप्शन है पी एक निश्चित संगठन है। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्या होगा? पी एक यौगिक होगा और एक्स तथा वाई तत्व होंगे और पी का एक क्या होगा? निश्चित संगठन होगा। इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन सही होगा पहला, तीसरा और चौथा जिस ऑप्शन में हो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर तीसरे चैप्टर की बात करें, तीसरे चैप्टर में क्या होगा? पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है 2 मोल जल। दूसरा ऑप्शन है 20 मोल जल। तीसरा ऑप्शन है जल के 6.022 गुणे 10⁻23 अणु और चौथा ऑप्शन है जल के 1.2044 गुणे 10⁻25 अणु। तो क्या है? 360 ग्राम जल है, तो जल का अगर फार्मूला लिखें H2O होता है, उसका अणुभार टोटल होगा 18। ठीक है, तो 360 ग्राम जल को अगर 18 से भाग कर दें तो कितना आएगा? 20 ग्राम आएगा। इसका मतलब है दूसरा ऑप्शन है 20 मोल जल होगा। ठीक है, अब इसी 360 ग्राम को अगर 6.23 गुणे 10⁻23 से भाग कर दिया जाए तो जल के जो अणु बनेंगे 1.2044 गुणे 10⁻25 अणु बन जाएंगे। तो आपका दूसरा और चौथा सही है, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा डी सही होगा, सेकंड और फोर्थ। आगे की ओर चलें। एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु मूल इकाइयां हैं जिनमें अणुओं और आयनों का निर्माण होता है। परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं। परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम देख, अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं। अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा कि परमाणु जो होता है वो कैसा होता है? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन ये जो है ये सेकंड का सही आंसर है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो नाइट्रोजन गैस का जो रासायनिक प्रतीक है वो आप सीधे सीधे बता सकते हैं, N2 है। तो आपका तीसरे में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चौथे क्वेश्चन में चलें। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na है, जिसे नाइट्रियम बोलते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा? सुक्रोज C12H2211 के 0.2 मोल का, या दूसरा ऑप्शन है CO2 के 2 मोल, या सी ऑप्शन है CaCO3 के 2 मोल, या डी ऑप्शन है H2O के 10 मोल। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो आंसर होगा कि CaCO3 के जो 2 मोल होगा उसका भार सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होगी? H2O के 18 ग्राम, O2 के 18 ग्राम, CO2 के 18 ग्राम, CH4 के 18 ग्राम। तो यहाँ पर अगर हम डी ऑप्शन देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, इसके जो 18 ग्राम के अणु हैं उनमें परमाणुओं की संख्या क्या होगी? सबसे अधिक होगी। तो मीथेन के 18 ग्राम अणु में। 7 की तरफ चलें। निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होती है? 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम N2, 1 ग्राम H2, 1 ग्राम CH4। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा कि H2 का जो 1 ग्राम है उसमें अणुओं की संख्या क्या होगी? सबसे
अधिक होगी, ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर चलें। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16/6.023 × 10⁻23 ग्राम। बी ऑप्शन है 32/6.023 × 10⁻23 ग्राम। सी ऑप्शन है 1/6.023 × 10⁻23 ग्राम। या डी है 8U। तो आपका इसमें पहला ऑप्शन सही होगा 16/6.023 × 10⁻23 ग्राम ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान होता है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 9। एक बीकर में 3.42 ग्राम सुक्रोज को 18 ग्राम जल में विलय किया जाता है। सुक्रोज को 18 ग्राम जल में विलय किया जाता है। विलयन में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा, तो आप देखेंगे अगर इसे हम गुणा कर दें 6.023 से, किसे 3.42 ग्राम को 18 ग्राम को, ठीक है, तो यहाँ पर जो परमाणुओं की संख्या आएगी वो आएगी 6.68 × 10⁻23। आगे की ओर चलें। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है, केवल जब तंत्र से ऊर्जा ली जाती है, या जब तक तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है बिना किसी ऊर्जा परिवर्तन के। तो यहाँ पर क्या होगा कि किसी वस्तु की भौतिक अवस्था में तभी तक परिवर्तन किए जा सकते हैं जब तक उस तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके 2 चैप्टर आज ही कंप्लीट कर दिए गए हैं केमिस्ट्री के। अगले 2 चैप्टर आपके कुछ देर बाद कंप्लीट कर